नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। और आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। बहुत ही मस्त कंसेप्ट आज के दिन आपको पढ़ाने वाला हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं इस कंसेप्ट से। और कंपाउंड इंटरेस्ट के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम में कैलकुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें उन कैलकुलेशन को शॉर्ट करना होता है ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में हम एग्ज़ाम में कम से कम समय लें, ताकि हम अपने पूरे पेपर को सही समय पे कर पाएँ। और दूसरी बात यह कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं एक बहुत स्पेशल मेथड सिखाने वाला हूँ। ये ऐसा नहीं है कुछ नया मेथड होगा, ये मेथड ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूँ, लेकिन आज उस पर फोकस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ है ना वो सीक्वेंस से देखिएगा। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला और दूसरा लेक्चर भी बनाया है जो कि हमारे प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। इससे पहले एसआई जरूर देख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जरूर देख लीजिएगा, और उसके पहले मिक्सचर एलिगेशन भी पढ़ाया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो भी बच्चे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं शिद्दत से फॉलो करें, और जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ सही से, ताकि जब भी आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो चैप्टर का शुरू भी होगा और चैप्टर का एंड भी होगा। इससे कम से कम उस चैप्टर में आप अपने आप को अच्छा कर पाओगे अगर पूरा लेक्चर कर लोगे। तो देखो, हो सकता है मैं थोड़ा बोरिंग लगूँ, क्योंकि पढ़ाते वक्त पढ़ाने में अपना इंटरेस्ट रहता है, तो मैं बातें ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, बहुत मोटिवेशनल बातें नहीं हो पाएगी, बहुत सारी बातें नहीं हो पाएगी, लेकिन उससे सिलेक्शन भी नहीं होता। सिलेक्शन तो होता है, मतलब अगर आप कोई लेक्चर खोलो और लेक्चर खोलने के बाद आपका खुद का मन लग रहा हो सीखने में, और पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक सीख जाओ। मेरे सारे लेक्चर देखोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, और ज़्यादातर मैं सेशंस देखोगे आप तो रिकॉर्डेड सेशंस है। इसके पीछे का रीज़न ये है रिकॉर्डेड सेशंस देने का कि बातें तो मैं किसी और वीडियो में भी कर लूँगा, लेकिन रिकॉर्डेड सेशंस में आपका समय सही से बचा पाऊँगा और आपका फोकस आपकी क्लास पे रह पाएगा। आप में से कोई नया बच्चा हो तो देखो, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आप सीरीज़ को सीक्वेंस से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे लगातार देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए, सीखने में मज़ा आए तो लाइक का बटन हिट करके जाइएगा। कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिएगा। देखो, शुरुआती दौर पे ऐसा लगेगा कि बहुत सारे टीचर मैथ्स के हैं, तो आप मेरे से क्यों पढ़ो, मतलब होगा ऐसा शुरुआती दौर पे। जब पहला लेक्चर ओपन करोगे तो होगा, हो सकता है कि बहुत सारी वीडियोस के व्यूज़ अच्छे ना हो, तो इस वजह से भी आपको लग रहा होगा क्यों देखें अपन, वीडियो ख़राब होगी। लेकिन एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपका जो मन होगा ना वो हमारी तरफ केंद्रित बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट मैं बना रहा हूँ, जिसको एक बार आप स्टार्ट करोगे तो सही से एंड कर पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उन्होंने मुझे पुराने समय में देखा होगा कि मैं तो इंग्लिश पढ़ाता था, मैथ पढ़ाने लगा तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे वो। तो देखो यार, मैं एचबीआई कानपुर से बीटेक हूँ, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है। पैदा ही मैथ्स में हुए हैं हम लोग, इंग्लिश तो हमने मजाक मजाक में पढ़ा दिया, इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट तो यही है। और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि बंदे को मैथ्स तो ज़्यादा तमीज़ से आती है अंग्रेजी के कंपैरिजन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज पता हम क्या सीखने वाले हैं, जो हमने पिछले समय में सीखा है उसी को सीखने वाले हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे और ये समझेंगे कि कब हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। एक मेथड हमने सीखा है जिसमें हमने सीखा है कि इफेक्टिव रेट परसेंटेज। इफेक्टिव रेट परसेंटेज कैसे निकालते हो। मान लो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बना रहे हो और आपको पता है कि पहली साल X%, दूसरी साल Y% अगर लग रहा है, तो मैं सीधे सीधे ये बता सकता हूं कि अगर मैं इफेक्टिव रेट परसेंट की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है X% प्लस Y% प्लस X इंटू Y बाई 100%। ये इफेक्टिव रेट परसेंट होता है जब हम निकालते हैं। रेट इफेक्टिव रेट परसेंट होता है, ये हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। अगर मान लो साथ में अगर 3 साल का हो जाए और Z अगर परसेंट हो, तो जो ये चीज़ होता है इसके साथ फिर हम Z% का भी इफेक्टिव रेट निकालते हैं और हमें फाइनली मिल जाता है जो हमको डेटा रिक्वायर्ड चाहिए होता है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मुझे 10% एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ हो और फिर 10% दूसरी साल के लिए दिया हुआ, और मैं ये कहता हूँ 10% तीसरी साल के लिए दिया हुआ, तो हम इसका सबसे पहले इफेक्टिव रेट परसेंट निकालते हैं। ये हमारा इफेक्टिव रेट परसेंट क्या हो गया, ये हमारा 21% हो गया। 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 1 आ जाएगा। फिर इसके साथ हम क्या करते हैं, इस 10% का निकालते हैं, और जब इस 10% का निकालते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है 31%, प्लस 21 का 10 में गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2.1%, 2.1%, और ये हमारा हो जाएगा 33.1% का इफेक्टिव रेट परसेंट आता है। ये मैंने तीनों में सिमिलर मान लिया कि ये 10%, ये 10%, ये 10% है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर मान लो ये 20% हो, 10% हो, और अगर मैं इधर से बात करूं तो ये भी अगर मैं मान लूँ 20% हो, तो आप कैसे निकालोगे। आप निकाल सकते हो, इन दोनों का कंबाइंड बना सकते हो, इन दोनों का कंबाइंड बना सकते हो। तो मैंने 20 और 20 का कंबाइंड बना लिया, मुझे 20 और 20 का पता है, ये होता है 44% इफेक्टिव। फिर 44% के साथ 10% अगर कंबाइंड करेंगे तो 44 10 54 हो गया। 54 में अगर 4.4 को ऐड करोगे
इन दोनों का अगर इफेक्टिव रेट परसेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 54 प्लस 4.4%, तो ये हो जाएगा 58.4% इफेक्टिव रेट परसेंट हो जाएगा। एक मेथड ये होता है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इफेक्टिव रेट परसेंट से। एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम रेशियो मेथड बोलते हैं या सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। ये सक्सेसिव मेथड कुछ इस तरीके से काम करता है कि मान लो अगर मैंने बोला पहली साल 10% है, ठीक है ना, और दूसरी साल मैंने बोला 20% है, और तीसरी साल मैंने बोला 25% है। क्या है? 25% है, अलग अलग है। तो हम क्या काम करते हैं, पहली साल इसका रेशियो बनाते हैं। रेशियो 10 का 1/10 हो जाता है, इसका रेशियो बनाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, इसका रेशियो बनाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि पहली साल कोई चीज़ 10 से 11 के फैक्टर में चेंज हो रही है, दूसरी साल 5 से 6 के फैक्टर में चेंज हो रही है, और तीसरी साल 4 से 5 के फैक्टर में चेंज हो रही है। कोई चीज़ अगर 10 रही होगी तो वो एक उसमें और ऐड हुआ होगा, 10 से 11 हो गई होगी। कोई चीज़ 5 रही होगी, उसमें एक और ऐड हुआ हो, 6 हो गई होगी। कोई चीज़ 4 रही होगी, एक और ऐड हुआ हो गया और 5 हो गई होगी। और अगर तीनों साल का इफेक्टिव निकालते हैं तो हम तीनों को गुणा कर लेते हैं। हम ये कहते हैं 10 गुणे 5 गुणे 4, इससे कोई चीज़ कन्वर्ट हो गई होगी 11 गुणे 6 गुणे 5 से। अगर कोई चीज़ इसमें कट रहा होता है तो हम काट लेते हैं, जैसे 5 से 5 कट रहा है, हम काट लेंगे, 2 यहाँ से कट जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कोई चीज़ 20 से किस में कन्वर्ट हो रही है, 33। इस तरीके से करने में काफ़ी सारा आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही आसान तरीके से या जो है आप निकाल पाते हो। ये आपका क्या करता है, ये प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट होता है, ये आपके अमाउंट के इक्विवेलेंट होता है, मतलब जो आपको रकम मिलती है फाइनली 3 साल के बाद, ये जो आपने रकम लगाई होती है। और इन दोनों का डिफरेंस जैसे 13 आया है तो ये 13 क्या होती है, ये 13 आपका ब्याज मिला हुआ है, वो आप निकालते हो। अब इन दोनों मेथड को हम अपने अलग अलग सुटेबल जगह पे लगाते हैं। जहां जरूर समझ में आती है वो यहाँ पे लगाते हैं, जहां जरूर समझ में आती है वो ये यहाँ पे लगाते हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि 11% पहली साल में, 12% दूसरी साल में और 13% तीसरी साल में, तो आप इसको देखोगे कि इसका रेशियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब इसका रेशियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो ये वाला मेथड लगाओगे कि ये वाला मेथड लगाओगे, ऐसे केस में ये वाला मेथड लगाते हैं, ये वाला मेथड इस केस में नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर यही दिया हुआ हो 20%, 10%, 5%, जिसका रेशियो आसान है, इसका रेशियो आसान है 1/5, 1/10, 1/20, तो हम इसको ये वाला मेथड नहीं लगाते क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा, ये वाला मेथड लगाते हैं क्योंकि ये मेथड ज़्यादा आसान होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब रेशियो में कन्वर्जन किसी भी परसेंटेज का आसान होता है तो हम रेशियो या सक्सेसिव मेथड अप्लाई करते हैं। जब इनका फ्रैक्शनल कन्वर्जन अगर सही नहीं होता है तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, ये मेथड लगाते हैं। समझ में आई बात? ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये जो मैंने बात बताई, अब इस पे मैं मल्टीपल एग्जाम्पल लेने वाला हूँ और एग्जाम्पल से मैं ये बताने वाला हूँ कि आप देखो कि कहाँ पे हम ये लगाते हैं, कहाँ पे ये लगाते हैं, और प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जानी चाहिए ताकि आप इसमें से सही मेथड क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निवेशक ने अपनी बचत को शेयर बाजार में निवेश किया। उसके निवेश का मूल्य पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में क्रमशः 12% और 9% बढ़ गया है। यदि 2 वर्षों के बाद उसके निवेश का मूल्य 97664 रुपए हो जाता है तो उसने कितना निवेश किया था। ये बोल रहा है, ये अमाउंट दिया हुआ है और ये 2 साल का परसेंटेज दिया हुआ है। पहली साल 12% है, 9% है, तो पूछा है पहली साल का जो है उसका निवेश कितना रहा होगा, मतलब मूल रकम पूछा हुआ है। मैंने आपको बताया कि अगर फ्रैक्शन कन्वर्जन मुश्किल हो, फ्रैक्शन कन्वर्जन अगर मुश्किल हो तो हम क्या काम करते हैं, हम इफेक्टिव रेट परसेंट लगाते हैं। तो 12% और 9% का अगर इफेक्टिव रेट परसेंट निकालोगे, 12% और 9% का इफेक्टिव रेट दोनों मेथड से करके देख लेते हैं और देखते हैं किसमें टाइम कम कंज्यूम हो रहा है, किसमें ज़्यादा, और किसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो रहा है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि कौन सा मेथड लगाना है। अगर मैं 12% और 9% का इफेक्टिव लूँ, ध्यान से देखिएगा, एक बार सीख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा निकालना होगा। अगर इसका इफेक्टिव देखें तो 12/9 कितना हो गया, 21%, और 12 नवैया 144 होता है, तो मतलब प्लस 1.44%, क्योंकि 12 गुणे 9/100 होता है तो 2 अंक पे दशमलव लगाना पड़ता है। तो मैं यूं कह लूं कि ये 21 एक 22.44% हो जाएगा, 22.44% ये इफेक्टिवली हो जाएगा। तो यूं कह लूं कि कोई अगर 100% हमारी अगर मूल रकम रही होगी तो 2 साल में वो कितनी हो गई होगी, 122.44% हो गई होगी। ये 122.44% की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 97664, ये 664 दिया हुआ है, 664 दिया हुआ है, 97664 दिया हुआ है। तो आपको बताना क्या है, मूल रकम की वैल्यू, मूल रकम आपकी कितनी होगी, 100% होगी। अब इसको देखो, काटना जोड़ना क्या आसान है क्या मुश्किल है।
अगर किसी को सही से दिखाई दे पाया होगा तो इसमें अगर 8 का गुणा करोगे, इसमें अगर 8 का गुणा करोगे तो इसके अप्रॉक्स वैल्यू पहुंच पाएगी। लेकिन जैसे ही आप यूनिट डिजिट में लोगे कि 8 चौका 32, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। 12 9 144 ही होता है ना, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो गया। 12 9 108 होता है यार, तभी तो मैं कहूँ क्या गड़बड़ हो रहा है। 12 बरहम 144 होता है, पहाड़ा गलत पढ़ दिया यार। अभी कहोगे सर क्या पढ़ाते यार, पहाड़ा नहीं आता 12 का। होता है कभी कभी रिदम में। 1.08 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 22.08% हो जाएगा। इरेज कर दूँ, 22.08% हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। 12 9 108 होता है यार, 144 कर दिया। क्या पहाड़ा पढ़ रहा हूँ मैं यार, टेबल 122.08 होता है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप 8 का गुणा करोगे तो देखोगे इसके बराबर आ जाएगा। इसमें अगर 8 का गुणा करोगे तो देखो इसको बराबर आ जाएगा। तो जैसे ही 8 का गुणा करोगे मतलब ये टोटल 8 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये 2 जीरो हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो वो बनेगा। अब 8 का इसमें गुणा करोगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 8 के मल्टीपल में आपका आना चाहिए, और आपके पास ऑप्शन सी ही दिया हुआ है 8 के मल्टीपल पे, ठीक है ना। 80,000 रुपये वैल्यू दिया है, 2 जीरो इधर से आएगा, 2 जीरो इधर से आएगा, 8 का गुणा करोगे तो 80,000 रुपये आएगा। ये हो गया आपका इफेक्टिव रेट परसेंट। दूसरा क्या काम कर सकते हो कि इसमें एक है फ्रैक्शन वैल्यू, एक है फ्रैक्शन वैल्यू जिसका फ्रैक्शन निकाल सकते हो। 12% का मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको उसमें निकालोगे तो 4 के फैक्टर से आएगा, तो 3 बटा इसका अगर मैं 12% को निकालूँ तो 3/25 होगा। इसकी वैल्यू क्या हो गया, 3/25 हो जाएगी। 3/25 हो जाएगी, मतलब कोई चीज़ क्या हो रही होगी, 25 से 28 हो रही होगी। जो 9% है, 9% आप बदल नहीं सकते हो, तो आप इसको क्या कह सकते हो कि 100 से कोई चीज़ कितनी हो रही होगी, 109 हो रही होगी। 100 से कोई चीज़ 109 हो रही होगी। देखो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, ये हो गया 25 और ये हो गया 4। तो यूं कह सकते हो कोई चीज़ 625, 25 गुणे 25, 625 से क्या बदल रही है, 4 गुणे 109 बदल रही है। और ये दिया हुआ है 4 गुणे 109 की जो वैल्यू है, ये दिया हुआ 97664, 97664। तो आप यहाँ 4 से काट के 109 से काट लोगे, 4 से काट लोगे, 109 से काट लोगे, और फिर वैल्यू देखोगे, और जो वैल्यू 1 यूनिट की आएगी 625 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें क्या है ना, ये जो सक्सेसिव मेथड है इसका कैलकुलेशन ये जो इफेक्टिव रेट वाला कैलकुलेशन है ये ज़्यादा आसान है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करके डालना पड़ेगा, कौन सा मेथड आपको लगाना है, ये वाला वर्सेज ये वाला मेथड लगाना है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें फ्रैक्शन कन्वर्जन ज़्यादा आसानी से होगा, उस वक्त ये वाला मेथड काम नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मैंने जो बताया कि जब फ्रैक्शन कन्वर्जन आसान हो तो हम रेशियो लगाते हैं, फ्रैक्शन कन्वर्जन अगर आसान नहीं हो तो हम इफेक्टिव रेट परसेंट लगाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पहुंचे, यदि 10,000 रुपये पहले वर्ष के लिए 11%, दूसरे वर्ष के लिए 12%, तीसरे वर्ष के लिए 13% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जा रहे हो, तो 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखो कि ब्याज निकालना है आपको, ब्याज निकालना है। अगर आपको ये पता चल जाए 3 साल में इफेक्टिव रेट परसेंट क्या है, तो आप 10,000, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा आसान है तो वही डेट आप मैच करा दोगे। मैं बोलूँ 11%, 12%, 13%, 11%, 12% और 13%। इसमें अगर इसका फ्रैक्शनल कन्वर्जन देखें तो इसका फ्रैक्शनल कन्वर्जन बहुत डिफिकल्ट है। तो कौन सा मेथड लगाएंगे, मेथड लगाएंगे हम इफेक्टिव रेट परसेंट का। इफेक्टिव रेट परसेंट में सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे 12 + 13, ये हो गया 25। अच्छा हम इसको भी बना सकते हैं, इसको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन 11 का थोड़ा आसान होता है, तो बड़ा हो जाएगा तो 11 से कैलकुलेशन आसान होगा। अगर इसको कर लेंगे तो 13 से कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये हो गया 25%, दोनों को अगर जोड़ोगे फिर दोनों को गुणा करना है, तो 12 3 36, 12 कम 12 और 12 3 15, तो 1.56% ये और अलग से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 26.56% इफेक्टिव रेट परसेंट हो गया। इसको 11% के साथ और क्लब करना है, तो 11% के साथ और क्लब करोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 26 11 37.56% प्लस, अब जब 11 से गुणा करो तो 11 को गुणा करने का मेथड क्या होता है, 11 छक्का 66, पहला वही रख लेते हैं, फिर 6 5 11, पहले ये उतार लेते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, 6 5 11, फिर 6 5 11 1 12, 6 2 8 1 9 और 2, 29216। अब आपको क्या काम करना है कि पहले 2 पे था, इस पे तो 2.9216% और इसमें ऐड करना पड़ेगा, कर दो। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा 2.99216, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 6 और 6 2 8, ठीक है ना, 9 5 14
और 7 2 9 1 10 और ये 4, तो 40.4816% होगा। क्या 40.4816% इफेक्टिव रेट परसेंट होगा। तो 10,000 का इतने ही ब्याज मिलेगा, तो इतने ही जैसे ब्याज मिलेगा, तो ये वाली डिजिट्स मैच करा लो कहाँ पे है, तो 404816 इस वाले ऑप्शन में है। जैसे ही 10,000 में गुणा करोगे अगर निकालने के लिए, इसमें 10,000, अगर इसमें 10,000 का गुणा करोगे 1 2 3 होगा 10,000 बाई 100, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ये 2 दशमलव यहाँ पे खिसक जाएगा 0.16 के पहले, तो वैल्यू जो हो जाएगी 4048.16% आ जाएगी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन देखो। अब यहाँ ध्यान से देखो, कुछ राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि राशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 723 रुपए और मिलते हैं, राशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें जरा ध्यान से देखो कि कुछ राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। तो पहली साल 20% है और दूसरी साल 20% है। हम इसको फ्रैक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 20% का 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट अपने को याद रहता है। 20 और 4 मतलब इसका इफेक्टिव 44% होता है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। तो जब आप 20% के हिसाब से ईयरली इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो 44% आपको ब्याज मिल रहा है। दूसरा केस क्या कह रहा है? दूसरा केस ये कह रहा है कि अगर हम अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करें तो मतलब 2 साल 4 टी में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 पीरियड मतलब साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम साल भर में कर रहे हैं तो 2 साल 2 साइकिल में कन्वर्ट था, अगर हम अर्धवार्षिक चार्ज करने लगेंगे तो 4 साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है, और जो रेट है वो आधा हो जाएगा। अगर ये सालाना है तो अर्धवार्षिक 10% हो जाएगा, तो पहले 6 महीने के लिए 10%, दूसरे 6 महीने के लिए 10%, फिर तीसरे 6 महीने के लिए 10% और चौथे 6 महीने के लिए 10% होगा। तो हमें ये पता है कि इसका जो इफेक्टिव रेट परसेंट होता है ये होता है 21%, और इसका जो इफेक्टिव रेट परसेंट होता है वो होता है 21%। अब 21% और 21% का अगर हम इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल दे तो 21 + 21 42 हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है, प्लस 4.41% और हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेट परसेंट इस केस में जब आप अर्धवार्षिक ब्याज चार्ज करने लगो तो इफेक्टिव रेट परसेंट इतना आएगा। अगर आप सही मायने में देखें तो पहले 44% आपको मिल रहा था, बाद में आपको 46.41% मिल रहा है। तो कितना ज्यादा मिल रहा है? तो 2 इसमें से इधर ऐड कर दो, 44 + 2.41%। ज्यादा कितना मिल रहा है? 2.41% मिल रहा है ज्यादा, और इसी की वैल्यू दी हुई है कि ज्यादा कितना मिल रहा है? 723 रुपए, 723 रुपए मिल रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू होगी, अगर आप इसको देखोगे तो 3 से वो चला जाएगा, तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 300 रुपए हो जाएगी। 241 में 3 का गुणा करो तो 723 होगा, तो 300 रुपए हो जाएगी। अब बात ये हो रहा है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 का गुणा कर दो तो 30,000 आपका वैल्यू आ जाएगा। तो देखो इफेक्टिव रेट परसेंट, अगर कुछ डेटा याद है तो समय बहुत कम हो गया। अगर डेटा याद नहीं, जैसे 20 और 20 का 44% 2 साल का होता है, डेटा याद हो गया तो सिंगल लाइन में लिख लोगे 44% हो गया। 10-10 का 21 होता है, 10-10 का 21 होता है, यहां तक तो डेटा याद रहना चाहिए। और 21 का क्या होगा? 21-21 42 हो गया, और 21 का स्क्वायर किसी को याद है 4.41 होगा। तो हमें पता चल गया 2.41% एक्स्ट्रा अपने को ओवरऑल ट्रांजेक्शन में मिल रहा है, और यही जो वैल्यू है वो 723 के बराबर है। इक्वेट करके हमने 100% की वैल्यू निकाली, वो हमारी आ गई कितनी? 30,000 आ गई। ये डेटा आपको निकाल लेना चाहिए तगड़े से, तमीज से, बढ़िया से, एकदम लाजवाब तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रैमासिक, जब त्रैमासिक और 6 मंथ देता है तो सिर्फ इसमें जो कंफ्यूजन वाला स्टेट होता है, जो समझने वाला स्टेट होता है कि हम रेट को उसी, मतलब अगर 10% है, अगर समय आधा करेंगे तो रेट भी आधा जाएगा, समय अगर क्वार्टर करेंगे तो रेट भी क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पीरियड ऑफ जो साइकिल होता है वो डबल होने लगता है, या वो क्वार्टर के हिसाब से 4 गुना होने लगता है। ये बात बस आपको याद होनी चाहिए। त्रैमासिक और वार्षिक रूप से संयोजित 40% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अब देख रहे हो कि एक अमाउंट क्या दिया हुआ है, वैसे तो इसे वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो, अभी करके आ रहे हो, ठीक है ना। एक आपका 10,000 रुपए दे रहा है, बोल रहा है कि 40% आप चार्ज कर रहे हो, 1 साल की ही बात कर रहे हो। जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो मान लो 40%, भाई इस पे 40% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये बोल रहा है कि अगर आप इसको क्वार्टरली कर दो, क्वार्टरली करने का मतलब हो गया कि 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 4 क्वार्टर में 10-10% चलेगा, 4 क्वार्टर में 10-10% चलेगा, यही ना।
1 2 3 4 4 क्वार्टर में 10% चलेगा। इसका पिछले क्वेश्चन में अभी निकाल के आ रहे हो 46.41% होता है भाई। इसका 21 हो गया, इसका 21 हो गया, ये दोनों जोड़ोगे तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 42 हो गया, और साथ में 4.41 और जोड़ोगे तो कितना एडिशनल मिला है, 6.41% एडिशनल मिल रहा है। 6.41% उसको एडिशनल मिल रहा है दोनों ट्रांजेक्शन में। तो यही 6.41% की वैल्यू बतानी है, तो 6.41 की परसेंटेज की अगर वैल्यू बनाओ, क्योंकि ये 10,000 रुपए है तो इसी डिजिट के बराबर करना पड़ेगा। तो एक तो 461 दिया हुआ है और एक 641 दिया हुआ है, 663 दिया हुआ है। तो देखो गलती से इस पे निशान मत मार दीजिएगा, ये गलत है। निशान किस पे मारना है, 641 वाले पे मारना है। समझ में आई बात। तो 6.41% का डिफरेंस मिल रहा है और इसी की वैल्यू निकालनी है। तो 10,000 का 6.41% 641 रुपए होगा। इसमें इसका गुणा करो, 100 से भाग दो, देखो इतना ही आ जाएगा। 100 से भाग दोगे 2 जीरो कट जाएगा, फिर ये 2 पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 641 रुपए आ जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, अगर कंसेप्ट को आप सही से समझ जाओ। अगर कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो तो दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन लोग। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 2580 रुपए का निवेश किया गया था। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 16.2/3%, दूसरे वर्ष के लिए 28.4/7% और तीसरे वर्ष के लिए 22.9% है, तो तीनों वर्ष के लिए कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ये हम इफेक्टिव रेट परसेंटेज से नहीं निकालेंगे, अब हम रेशियो मेथड से निकालेंगे सक्सेसिव, क्योंकि इनका फ्रैक्शन कन्वर्जन आसान है। 16/2/3 की जो वैल्यू होती है 1/6, इतनी याद होना चाहिए। 28/4/7% की वैल्यू, 14/2/7% की वैल्यू 1/7 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/7। ये याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं तो दिक्कत है। 22/2/9 का मतलब हो गया 11/1/9 गुणे 2, 11/1/9 गुणे 2, तो 2/9 ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2/9 लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं पहले साल क्या हो रहा है, पहले साल कोई चीज 6 से 7 हो रही है। 1/6 का मतलब पहले 6 थी, एक और ज्यादा उसे इंटरेस्ट मिला, 7 मिल गया। दूसरे साल किस फैक्टर से चेंज हो रहा है, 7 की जो चीज है वो 7 अगर कोई चीज थी तो 9 में बदल गई। और जो तीसरे साल है वो ऐसा है कि अगर कोई चीज 9 थी तो कितने में बदल गई, 11 में बदल गई, 11 में बदल गई। अब ओवरऑल कितनी बदली, सबको गुणा कर दो, 9 से 9 कट रहा है काट लो, 7 से 7 कट रहा है काट लो, तो टोटल बदली कितनी, 6 से 11 बदली। पूछा क्या जा रहा है कि कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 3 वर्षों में कुछ ब्याज ज्ञात कीजिए। 6 से कोई चीज 11 बदल रही है, इसका मतलब कितना जुड़ के ऐड होके ब्याज मिल रहा है, 5 मिलके ब्याज हो रहा है। और बोला क्या है, निवेश कितना किया गया है, 2580 किया गया है। तो मतलब 6 की जो वैल्यू है वो क्या है, 2580। अगर इसको काटो तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 6 चौका 24, 6 त्रिक 18, 430 हो गई। और ब्याज आपका कितना हो गया, 430 गुणे 5, क्योंकि ब्याज तो आपको 5 ही यूनिट मिल रही है। 5 शून्य 0, 5 3 15, 5 चौका 20, 1 21, तो 2150 रुपए मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया, इतना प्यारा, इतना सस्ता, इतना अच्छा क्वेश्चन था रेशियो मेथड में। देखो आपके कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, रही नहीं रह गया, दमी नहीं रह गया ना। इसके अलावा कोई मेथड अप्लाई करोगे तो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो दोनों मेथड आपके जुबान पे होना चाहिए, कब आपको इफेक्टिव रेट परसेंट लगाना है और कब आपको रेशियो या सक्सेसिव मेथड लगाना है। रेशियो मेथड तब लगाओ जब आप फ्रैक्शन कन्वर्जन आपके लिए आसान हो, और फ्रैक्शन कन्वर्जन अगर आपके लिए आसान ना हो तब आप इफेक्टिव रेट परसेंट लगाना चालू करो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक निश्चित राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 151.90 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, यही होता है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, कोई चीज 8 से 9 हो रही है और रेट सेम ही है तीनों साल के लिए, इसका मतलब कोई चीज 8 क्यूब से 9 क्यूब हो रही है। क्या हो रही है, 8 क्यूब से 9 क्यूब हो रही है, 8 क्यूब से 9 क्यूब हो रही है। तो अगर मैं पूछूं कि ब्याज क्या है इसमें, तो 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब है। इसको गुणा करना चाहो तो भी गुणा कर सकते हो। 8 के क्यूब की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 9 के क्यूब की वैल्यू भी याद होना चाहिए। ये वैल्यू होती है 729 और ये वैल्यू होती है 512 होती है ना। तो यूं कह लो कि 512 से कोई चीज बदल रही है 729 में। समझ में आई, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 7 1 217। 217 की वैल्यू दी हुई है आपके पास, 217 की वैल्यू दी हुई है, कितनी ब्याज कितना मिला है, 151.90 मिला हुआ है। अगर इसमें 7 का गुणा कर दो तो ये देखना, ये वैल्यू आ जाएगी 7 7 49, 7 एकम 7 4 11 और 7 दूनी 14 1 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा ध्यान से देखो। 217 यूनिट की वैल्यू 151.90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट में आएगी 0.7। 0.7 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब आपको बताना क्या है,
तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि आपकी 512 है, तो आपकी जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 512 गुणे 0.7। देखो क्या आ रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 एक 8 और 7 पन्ना 35, 3584। देखो कहीं वैल्यू आ रही है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, करेक्ट हो गया। इतनी आसान क्वेश्चन था। अब 8 क्यूब की वैल्यू जिस किसी बच्चे ने याद कर रखा होगा, 9 क्यूब की वैल्यू जिस किसी बच्चे ने याद रखा होगा, कुछ सेकंड उसके यहाँ पे बच जाएंगे, कुछ सेकंड बच जाएंगे। और यही इसमें है, और कुछ है ही नहीं है। मतलब ये लिखने बस आना चाहिए। लिखने के बाद अगर ये डेटा मेमोराइज कर रखा है आपने, मतलब जब शुरुआती दौर में हम लोग कैलकुलेशन का एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा डेटा मेमोराइज करना होता है, क्यूब, रूट, टेबल्स, ये सब जितना ज़्यादा याद होगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए आसान होता जाएगा। चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 64800 रुपए हो जाती है यदि 3 वर्षों में ब्याज दर क्रमशः 12.5%, 6.2/3% और 9.09% है, तो 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को अगर सही से समझो तो इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है फ्रैक्शन। अब 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। 6 सही 2/3 का मतलब क्या हो गया, 36 18 तो 20/3 और 100 से भाग दोगे तो 20 पंचे, मतलब 1/15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दूसरा 1/15 दिया हुआ है। 9.09% होता है 1/11। क्या होता है, 1/11। रेशियो सारा आपको मिल गया, तो यूं कह सकते हो आप, कोई चीज आपकी क्या है, 8 से 9 हो रही है, 15 से दूसरी बार में 16 हो रही है, और तीसरी जो हो रही है वो 11 से 12 हो रही है, 11 से 12 हो रही है। अगर इसका इफेक्टिव निकालना चाहो तो इसमें बहुत सारा डेटा कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9। 11 से 5 का गुणा करोगे तो 55 हो जाएगा। गुणे निकाला होगा, ब्याज पूछा है तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा। ये हो गया 3 दूनी 6, 12 छंग 72। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 17। 15 से कोई चीज 72 हो रही है 3 साल में, अगर ये रेट परसेंट चार्ज कर रहे हो, जिसमें से 17 यूनिट का आपको ब्याज मिल रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 64800 रुपए हो जाती है, तो मतलब अमाउंट दिया हुआ है। तो 72 की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 64800 दी हुई है। 12 से काटोगे कट जाएगा, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 0 और 12 चौक 48, 00। 6 से काटोगे कट जाएगा, 6 48, 6 चौक 24, 8400 आ गई। आपको निकालना है 17 यूनिट की वैल्यू, 17 से गुणा कर दो। 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 17 से गुणा कर दो। 0 0 सभी में 0 0 आ रहा है। 17 चौक का क्या है, 68। 17 चौक का 68। यूनिट डिजिट देखो किसी में नहीं आ रहा। 17 चौक, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ कैलकुलेशन में, बिल्कुल सही है। एक बार ये दोबारा देख लेते हैं, कई बार गड़बड़ कर लेते हैं अपन लोग। अमाउंट ही दिया हुआ ना, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 64800 रुपए हो जाती है यदि 3 वर्षों में ब्याज दर कम से, हाँ ठीक है। तो 72 की जो वैल्यू दी हुई है 64800 दिया हुआ। काटने में यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, ठीक है ना। 6 से काट लिया, 12 छंग 72, 6 कम 6 0 और 6 48 00। हाँ एक्चुअली 12 9 यहाँ 108, 900 आ रही है, कुछ गड़बड़ हो गया था काटने में, 900। अब इसमें 17 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 00 और 17 9 यहाँ 153, तो 15300। आपका जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना यार कि मतलब कैलकुलेशन में माइनर भी मिस्टेक जो है आपको आपके क्वेश्चन से बाहर लेके जाएगी। बहुत छोटा कैलकुलेशन माइनर भी एरर कर दिया ना तो ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत पुराने समय की है, तो कभी कभी क्लासरूम में एक आध मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये यूजुअल मिस्टेक है जो आपसे हो जाएगी, और वो भी ऐसी मिस्टेक नहीं होती जो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए। बहुत नॉर्मल सा कैलकुलेशन होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन एरर, और वो चीज़ आप अवॉइड करते रहिएगा। वो अवॉइड करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कितना आसान बनता जा रहा है अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। अगर हम रेशियो मेथड की बात करें, अगर सक्सेसिव मेथड की बात करें, तो रेशियो और सक्सेसिव मेथड में सिंपल सा वही है। अगर फ्रैक्शन कन्वर्जन आसान हो तो आप रेशियो लगाओ, रेशियो और सक्सेसिव मेथड आप तब लगाओ जब फ्रैक्शन हो। इफेक्टिव रेट परसेंट तब लगाओ जब फ्रैक्शन कन्वर्जन आसान ना हो। समझ में आई बात। अब एक बहुत पुराना मेथड पढ़ाया जाता था, इस कॉल्ड ट्री मेथड, ठीक है ना।
बहुत पुराना मेथड पढ़ाया जाता था, इस कॉल्ड ट्री मेथड। और मेरा मानना है कि ये जो ट्री मेथड है ना, ये अननेसेसरी है सीखना, लेकिन फिर भी मैं इसे सिखा दूंगा। आज की क्लास में नहीं सिखाऊंगा, अगली क्लास में सिखाऊंगा। आज जो आपने सीखा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आपको जो है। और कुछ क्लासेस मेरी बड़ी होगी, कुछ क्लासेस मेरी छोटी होगी, लेकिन जब मैं कोई क्लास लेता हूँ तो उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जो कंसेप्ट पढ़ाने आया हूँ वो कंसेप्ट और उन पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रॉपरली करा के जाऊँ। ठीक है ना। सीरीज कंटिन्यूअसली देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ जो है। और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।